सुनिएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट कब होगा? लिमिटेड गवर्नमेंट, ये स्टेट है, ठीक, क्लियर, समझिएगा, ये क्या है? स्टेट है। तो स्टेट क्या है जी? स्टेट क्या है खुशबू? क्या होगा अलंकार? अगर ये रहता तो मैं चुप। ये है स्टेट, आर्टिकल 12 एंड 36, समझ में आ रही है? यहां पर है definition of according to constitution state is, in this article that is the define of state, and according to constitution state is Indian government and देख ली सेकेंड state government and state legislative, third local officer, and fourth other officer। मैं ये सब आप लोग को मौज मस्ती के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि मेंस का जो क्वेश्चन लिखिएगा इसी अकॉर्डिंग चलेगा। मेंस में कोई एक डायरेक्शन नहीं चलता है, आपको क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कई डायमेंशन उठाने पड़ते हैं। अब बेसिकली यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में तो थोड़ा सीधा सीधा हम चल सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में अगर आप अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को लॉजिकल ढंग से प्रूव कर लेगा तो आपको नंबर भरपूर देगा वो, क्योंकि वहां पर आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी होती है, समझे कि नहीं? और यही रीजन है कि यूपीएससी में क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, बहुत कम चांसेज होते हैं कि रिपीट, हर साल लगेगा कि नए। तो जैसे इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किताब पढ़ोगे तो जितनी बार पढ़ोगे उतने नए नए ढंग से, ये भी सोचते हो ना, आज तुम लोग को मैं बताता हूं, कभी मैं भी पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता हूं, इसीलिए कहा जाता है कि 100 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ो, समझ रहे हो? ठीक, अब थोड़ा समझिएगा क्या डायमेंशन है, क्या ये स्टेट है, ये स्टेट है, थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में लिख। इस स्टेट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम इस तरह से डिवाइड करें तो ये हो गया लेजिस्लेटिव और ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक। एनीमीज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इज लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव, यही क्लियर? लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव इक्वल टू ये क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक, सही है। ये सुन लो, ये स्टेट है, क्लियर? ये है प्रेसिडेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। तीसरा पॉइंट, इसीलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इज ए हेड ऑफ स्टेट नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए प्रेसिडेंट दैट इज द हेड ऑफ लेजिस्लेटिव एंड दैट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्लियर है कि नहीं? और तीसरा है, यही है आपका
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब दो को मिला दिया गया, तो जब एक ही पावर, एक पावर है और इस पावर को एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया, तो मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा हैं, है? इसलिए ये दोनों लोग जो एक ही में है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेटिव का भी मेंबर है, एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव का भी मेंबर है और एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर है। और ये चीजें हैं, ये अगर देखा जाए इसको, तो हम कहते हैं आर्टिकल 75 का 75 का 5 सेक्शन, यानी मीन्स 75 का 5 सेक्शन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो उससे 6 माह के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर होना कंपलसरी है। इसका मतलब कि हाउस का मेंबर हो गया तो लेजिस्लेटिव का मेंबर है, और काउंसिल का मेंबर है तो एग्जीक्यूटिव का मेंबर, दोनों एक ही जगह हो गया कि नहीं? अब दोनों जब एक जगह हो गया तो सिचुएशन क्या आ गई? सिचुएशन है क्या यहां पे? अब अगर प्राइम एक पावर है, दो पावर है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, दो पावर है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, और एक वन मैन में इनबिल्ट हो जा रही, तो ये वन मैन मिसयूज के चांसेस होंगे कि नहीं? अब मिसयूज के चांसेस होंगे तो एक थर्ड ऑर्गन्स हो जो इनमें इनबिल्ट ना हो, जो इनके कार्यों का एग्जामिन करे, जो इनके कार्यों का क्या करे, तो जो इसीलिए यहां पर हो गया फ्री एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, जो इससे जुड़ी नहीं है, अलग है, जो इनका क्या है, इस स्टेट का एग्जामिन करती है। तो जब इनका एग्जामिन ये कर रही है तो स्टेट लिमिटेड हो गया कि नहीं? और इनके एग्जामिन करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक ठीक। अब अगर इसी स्टेट में तीनों पावर एल ई एंड जे, तीनों समझ रहे हैं ना, तीनों पावर एक ही जगह पर हो जाए तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान, ये हो जाएगा आपका मोनर्की सिस्टम, राजतंत्र। और राजतंत्र में तीनों पावर एक ही व्यक्ति के पास होता था, यही रीजन है कि राजा डिक्टेटर। समझ आ गई बात? इसलिए इन तीनों को अलग करके यही रीजन है कि आर्टिकल 50 सिर्फ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बट नो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब समझ में आई बात? अलग करता है इसी वजह कि स्टेट लिमिटेड हो, स्टेट क्या हो, लिमिटेड हो। जब स्टेट लिमिटेड होगा तो व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे? सुरक्षित। इतना डायमेंशन। आर्टिकल 27 होगा है यार, मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि मैं
कॉन्स्टिट्यूशन के को लेकर आप लोग का अप्रोच तो बदल ही दूंगा, और उसके बाद जनरल ज्ञाता आप लोग से टकराएगा नहीं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी particular religion। हिंदी वाले लोग लिख ले कि किसी विशिष्ट धर्म, किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। ठीक, पहली बात। ठीक है, एक कंसेप्ट आ जाइए कि डिफरेंस बिटवीन टी एंड एफ। टी का मतलब टैक्स, एफ का मतलब फीस। डिफरेंस क्या है? टैक्स और शुल्क में या फीस में डिफरेंस क्या है? सुनो, टैक्स के पीछे किसी कार्य का संपादित होना निश्चित नहीं है, लेकिन फीस के को लेकर कार्य का होना निश्चित है। एंड डिसाइड टू एनी वर्क, डॉक्टर को फीस देते हैं, आप मुझे फीस देते हैं, तो ये मैं कार्य कर रहा हूं, इस कार्य के बदले आप फीस देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन मैं शुरू करूं, ये डिफरेंस है। ठीक, अब आइए राम मंदिर। अब एक चीज बताइए, इस राम मंदिर में, राम मंदिर के बनवाने में गवर्नमेंट पैसा दी है? जी प्रतीक्षा में है। अगर गवर्नमेंट पैसा देती तो क्या होता? नहीं, सेकुलर नेचर का वायलेशन हो जाता। इसलिए इस राम मंदिर का निर्माण एक ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। समझे हो कि नहीं? क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास जो फंड है, जो गवर्नमेंट के पास फंड है, वो फंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है। कलेक्शन ऑफ क्या है? टैक्स है। ठीक, और अगर उस टैक्स का यूज राम मंदिर के निर्माण में खर्च कर रही है, तो पर्टिकुलर किसी रिलीजन को प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में स्टेट का सेकुलर स्ट्रक्चर कहां पे? धर्मनिरपेक्ष। ना हम किसी धर्म का सपोर्ट करेंगे, ना किसी धर्म के अगेंस्ट में रहेंगे। क्लियर? मतलब तो यही है। इसलिए एक मामला आता है 2013 या 14 में, हज यात्रियों को राज्य द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी 2012 का है। अब स्टेट
अगर हज यात्रियों को सब्सिडी दे रही तो सब्सिडी यहीं से आएगी, टैक्स से, पैसे से आएगी। तो वायलेशन हो रहा है कि नहीं? टैक्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं? और 27 का भी वायलेशन हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हज यात्रियों को जो सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए। ठीक, क्लियर? पहली बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट यही है कि सहायता और सहयोग के नाम पर हम धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं। ठीक, तीसरी बात, जो अब पैसे बचेंगे, जो पैसे बच रहे हैं, उस पैसे का यूज उस धर्म के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किया। ठीक, तो इससे क्या होगा कि उस समाज के लोगों में जो लेवल है, जो सोच है, वह कंजर्वेटिव सोच नहीं होगी, एजुकेशन पाएंगे और हेल्थ आएगी तो उनके पोजीशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक सिचुएशन यही, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में यह कहा कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में धीरे धीरे हज यात्रियों को जो सब्सिडी दी जाती है इसे समाप्त कर दिया जाए, तो 2019 में भारत सरकार ने हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी। अब दूसरा सिचुएशन, सोमनाथ का मंदिर था। ठीक, सोमनाथ के मंदिर के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के मंदिर का रेनोवेशन करा रहे थे। क्लियर? पंडित नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर चढ़ गए और कहते हैं, आप नहीं जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सेकुलर स्टेट डिफाइन करता है। 27 तो यही है यार, पहले सुन लेना, पहले सुन लो, उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो पंडित नेहरू जितना भी क्रिटिसिज्म करना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का करते गए। जब राजेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि सोमनाथ के मंदिर का रेनोवेशन कराकर हम हिंदू धर्म का ग्रोथ करना चाहते हैं? और अगर हिंदू धर्म का ग्रोथ करना है तो सोमनाथ का मंदिर ही क्यों, और भी हिंदू मंदिर हैं, उनका रेनोवेशन करा के हम हिंदू धर्म का ग्रोथ करते हैं। हम सोमनाथ के मंदिर का रेनोवेशन सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि जब तक इस मंदिर का रेनोवेशन नहीं होगा तब तक भारत के ऊपर से गुलामी के चिन्ह समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि पहला विदेशी आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर, और इसका जवाब पंडित ने के पास नहीं। फर्स्ट अटैक फॉर द फॉरेनर इन सोमनाथ टेम्पल, यही है ना? तो यहां पर व्यू चेंज हो गया। लेकिन राम मंदिर के कारण, राम मंदिर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए सरकार यहां पर नहीं कर रही है। हाँ, डायरेक्ट तो सरकार नहीं कर रही है कि हम पैसा दिए हैं, इनडायरेक्ट। अब वह इनडायरेक्ट अपने पार्टी के लेजिस्लेटिव मेंबर को कही होगी कि आप लोग फंड दे दीजिए ट्रस्ट में, 1 महीने की सैलरी डाल दीजिए। नहीं, जो वह क्या कहा जाता है, अरे यार, जो ग्रोथ के लिए पैसा मिलता है उनको, वो ट्रस्ट को तो दे ही सकते हैं। जो ग्रांट मिलती है ना 5 करोड़, तो उसमें दे दिए। अब उसके पास इतना पैसा होगा कि उसके इंटरेस्ट से मंदिर बन गया, मूलधन पड़ा हुआ है। कि अगर सरकार पैसा लगाती तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा लगाती, क्योंकि सरकार के पास पैसा है कंसोलिडेटेड फंड का। ठीक, क्लियर? आर्टिकल 28
अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन or religious workshop in certain educational institution, workshop in certain educational institution। ठीक, इसमें लिखे राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना का प्रतिषेध। ठीक, अब सुनो एक सिचुएशन समझ, कोई भी स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्टेट एडेड समझ रहे हैं ना, नहीं, राज्य के फंड से गवर्न होने वाली इंस्टीट्यूट है, तो उस इंस्टीट्यूट में न तो कोई रिलीजियस एजुकेशन दिया जाएगा, न ही वर्शिप की। ठीक, लेकिन यह प्रोविजन उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर फॉलो नहीं होगा जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट स्टेट करता है, बट उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट किसी ट्रस्ट या मठ के द्वारा किया गया। मतलब समझ गए? जैसे डीएवी का मैनेजमेंट स्टेट करता है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है ना, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो यहां पर जो प्रे होती है वैदिक मंत्रों से होती है। क्यों? क्योंकि इस डीएवी का इस्टेब्लिशमेंट आर्य समाज ने किया, जो एक ट्रस्ट है। क्लियर? एक ट्रस्ट है, मदरसा ट्रस्ट है। ठीक, अब अगर सरकार पैसा दे रही है तो उसमें रिलीजियस वर्क को रिस्ट्रिक्शन कर सकती है, समझे कि नहीं? इसलिए उन एजुकेशन, दूसरी बात यह भी है कि मॉडर्न एजुकेशन को प्रोटेक्शन देने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन को प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेट ऐसा डिसीजन ले सकती है। ठीक, इसीलिए मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को प्रोटेक्शन देने के लिए मोदी एक कंसेप्ट कहते हैं कि मेरा तो मानना है कि एक हाथ में कंप्यूटर हो तो एक हाथ में कुरान हो, क्योंकि कुरान आपको डिसिप्लिन देगा और कंप्यूटर आपको मॉडर्न बनाएगा। अगर सिर्फ अगर कंप्यूटर हो तो आप में डिसिप्लिन नहीं हो, अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक, और जब अनसिविलाइज्ड इस सेंस में हो जाएंगे कि आपका डेवलपमेंट के प्रोसेस क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि धर्म किसी का ग्रोथ नहीं करता है। इसलिए अगर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, डेवलपमेंट की स्थिति है, तो आप डेवलपमेंट कर सकते। यही रीजन है कि 2015-16 में के फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में 100 करोड़ रुपए का फंड अलॉट करता है मॉडर्न एजुकेशन इन मदरसा या टेक्निकल एजुकेशन इन मदरसा। क्लियर? तो जब टेक्निकल एजुकेशन इन मदरसा की पोजीशन है या उसमें, तो उस स्थिति में यह पोजीशन डिक्लेयर की। ठीक,